हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका खुश आमदीद इस वीडियो में। जैसा कि आपको पहले इंट्रोडक्शरी वीडियो में पहली वीडियो में पार्ट 1 में बताया गया है कि हमने एक कंप्लीट पैकेज अकाउंट्स मेंटेन करने का तैयार किया है एक्सेल के अंदर। तो उसके पार्ट 1 में हम चार्ट ऑफ अकाउंट की डेफिनेशन, डैशबोर्ड की कैसे डिफ़ाइन किया है, चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे डिफ़ाइन किया गया है, और इस पर हमने कुछ मैक्रो एक इंसर्ट किया तो वो हमने डिस्कस किया। और यहाँ पर एलओवीज़ हमने कैसे लगाई हैं ट्रांजैक्शन एंट्री फॉर्म के ऊपर, ये भी हम उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब हम आते हैं पार्ट 2 की तरफ कि यहाँ से हमारी ट्रांजैक्शंस कैसे सेव होंगी और उनको हम व्यू कैसे कर सकते हैं और फिर उसके बाद उनको प्रिंट आउट कैसे कर सकते हैं। तो इस एक्सेल शीट के अंदर हमने बेसिक फॉर्मेटिंग और बेसिक चीज़ें इस्तेमाल करते हुए, कुछ फील्ड्स को यूज़ करते हुए इस तरह का एक फॉर्म डिज़ाइन किया है। ये हेडर लेवल इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे दी है, ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन की डिस्क्रिप्शन और टोटल सम डेबिट वैल्यू और सम ऑफ क्रेडिट वैल्यू। उसके अलावा हमने यहाँ पे तकरीबन 10 रोज़ की ट्रांजैक्शन जो है वो अप टू 10 रोज़ हमने ट्रांजैक्शन अलाउ की है। इसको हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट, क्योंकि बाज़ का कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जिसमें जस्ट सिंगल डेबिट क्रेडिट नहीं होता। उसमें हम क्रेडिट एंट्री एक दे रहे होते हैं और मल्टीपल डेबिट्स होते हैं, या एक डेबिट के अगेंस्ट मल्टीपल क्रेडिट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इस फॉर्म की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फील्ड कलरिंग से। ये कुछ फील्ड्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्लू की हुई हैं, कुछ फील्ड्स जो हैं वो उनको येलो किया हुआ है, और कुछ फील्ड्स जो हैं वो येलो और वाइट कलर के साथ मैंने डुअल कलर किया हुआ। तो इनको, और बाकी फील्ड जो हैं वो वाइट हैं, इनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो हमारी ब्लू फील्ड्स हैं वो सिस्टम जनरेटेड फील्ड्स हैं, उनको हमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो या तो फिक्स्ड हैं या फिर वो सिस्टम खुद उनको फील्ड्स को फिल करता है। सेकंड पे जो है वो येलो फील्ड्स हैं। येलो फील्ड्स जो हैं ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, इनको हमें फिल करना ही होगा। इनको फिल किए बिना हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती और ट्रांजैक्शन जो है वो सेव भी नहीं होगी। उसके बाद हैं वाइट फील्ड्स। वाइट फील्ड्स जो हैं ये हमारी ऑप्शनल फील्ड हैं, यहाँ पे हम कोई एंट्री करें या ना करें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा और ट्रांजैक्शन हमारी जो है वैलिड होगी और वो सेव हो जाएगी। उसके बाद ये डुअल कलर जो है वाइट एंड येलो के साथ, लेमन कलर के साथ, इसको हम देखते हैं कि ये अल्टरनेट मैंडेटरी फील्ड्स हैं, यानी कि जिन जिन फील्ड्स में ये कलर है वो एक दूसरे के साथ अल्टरनेट हैं। हमें इनमें से एटलीस्ट डेबिट या क्रेडिट में से एक फील्ड जो है वो फिल करनी होगी, और इसी तरह दूसरी रो में भी अल्टरनेट हैं, ये डेबिट देंगे या क्रेडिट देंगे, जो कि मस्ट है। अच्छा, अब ये मैंने सिर्फ 2 रोज़ तक अप्लाई की हैं, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम पे चल रहे हैं तो हमें एक डेबिट वैल्यू और एक क्रेडिट वैल्यू देना जो है वो ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये 2 पे मैंने इसको मैंडेटरी और अल्टरनेट मैंडेटरी दिया हुआ है। उसके बाद बाकी ऑप्शनल्स हैं। ये अगर ट्रांजैक्शन आपकी मल्टीपल रोज़ तक जा रही है तो आपको ये फील्ड फिल करनी है, अदरवाइज़ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ऑटोमेटेड फील्ड्स की। तो ये देखें, ये ऑटोमेटेड फील्ड के अंदर हमने एक फार्मूला डिफाइन किया है और इसी फार्मूला की बेस के ऊपर ये यहाँ की जो वैल्यू है वो सिस्टम खुद जनरेट करेगा। तो इस फार्मूला को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम इफ़ एंड कंडीशन जो है वो अप्लाई की है, इफ़ और एंड, यानी कि इफ़ की कंडीशंस हमने एक से ज़्यादा लगाई हैं और वो सारी कंडीशंस जो हैं वो मीट होंगी तो ये फील्ड फिल हो जाएगी, अदरवाइज़ ये फील्ड जो है वो हमारी फिल नहीं होगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने पहली इफ़ ब्रैकेट, उसके बाद एंड ब्रैकेट स्टार्ट की, और पहली हमने कंडीशन दी है E7 इज़ नॉट ब्लैंक। E7, और ये जो है लेस देन और ग्रेटर देन की साइन जब मिला के हम लिख देते हैं तो ये नॉट इक्वल की साइन बन जाती है। तो ये हमने नॉट इक्वल यहाँ पे लिख दिया। E7 इज़ नॉट ब्लैंक, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन है जी E8 इज़ नॉट ब्लैंक, ये भी मैंडेटरी फील्ड इसलिए कर दी, ये भी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, ये भी हमने मैंडेटरी फील्ड कर दी। उसके बाद हमने लिखा है जी D11 इज़ नॉट ब्लैंक, E11 इज़ नॉट ब्लैंक, D11 और E11 नॉट ब्लैंक होनी चाहिए, ये भी मैंडेटरी फील्ड्स कर दी हमने।
उसके बाद हमने D12 एंड E12 नॉट ब्लैंक, D12 एंड E12 नॉट ब्लैंक ये भी मैंडेटरी कर दी। उसके बाद हमने किया है जी कि F7 इज़ ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब ये ग्रेटर देन 0 कैसे होती है ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। और फिर F7 जो है एक और कंडीशन है, F7 इज इक्वल G7, और ये कंडीशन भी लगेगी ये दोनों फील्ड्स आपस में बराबर होनी चाहिए और ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो देन फंक्शन क्या अप्लाई किया है, मैक्स डेटाबेस शीट से ए फंक्शन की मैक्स वैल्यू, ए कॉलम की मैक्स वैल्यू कैलकुलेट की है, जो कि हमारी ये डेटाबेस शीट है, इसके अंदर ये हमारा ए कॉलम है, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी, उसमें +1 उसमें एक ऐड हो जाएगा, और अगर इन कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी मीट नहीं होती है तो ब्लैंक, डबल इन्वर्टेड कॉमास जो है 2 दफ़ा हम लगाते हैं तो वो ब्लैंक फील्ड जो है वो रीड होती है। तो ये हमने कंडीशन लगा दी। अब यहाँ पे देखें कि ये जो हमने डिफाइन किया कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये इन फील्ड्स को अल्टरनेट मैंडेटरी फील्ड्स बना देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हमने सम का फार्मूला लगाया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, कि जितनी भी हम डेबिट वैल्यूज़ देंगे वो यहाँ पर सम हो जाएंगी, और इसी तरह जितनी भी क्रेडिट वैल्यूज़ देंगे वो यहाँ पर सम हो जाएंगी। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम 0 लिखते हैं तो यहाँ पे सम 0 आएगा। तो 0 वैल्यू की ट्रांजैक्शन हमें पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो इनवैलिड ट्रांजैक्शन है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई है कि यहाँ पे एटलीस्ट डेबिट सम जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और फिर डेबिट की वैल्यू और क्रेडिट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो ये इस तरह इनको अल्टरनेट मैंडेटरी फील्ड्स डिफाइन कर दिया गया। अब हम यहाँ पे डाटा फिल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ट्रांजैक्शन डेट दे देता हूँ जी 8 मई, और हम यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, कैश पेड फॉर जनरल एक्सपेंसेस। ओके, ऑलराइट। अब हम आते हैं यहाँ पर अकाउंट सिलेक्शन की तरफ। तो ये LOV जो हमने पहले डिस्कस भी की है कि ये कैसे तैयार हुई है, उस लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ में से हम यहाँ पे फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाके मैं कुछ एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने वेजेस सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे मैंने इसका सब लेजर नन रखा हुआ है, डेबिट अमाउंट दे दी, फॉर एग्जांपल मैंने 15,000, और ये देखें डेबिट वैल्यू जो है वो आ गई है और क्रेडिट वैल्यू नहीं आई है अभी, तो इसलिए ये रेड हो गया है। अब हम एक और एक्सपेंस टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारी मल्टीपल रोज़ वाली जो कंडीशन है वो भी मीट हो जाए। तो ट्रांसपोर्टेशन हमने डाल दी, यहाँ पे नन कर दिया, यहाँ पे हमने 850 रुपये डाल दिए। उसके बाद हम यहाँ पे एक और फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, मेडिकेशन की सेलेक्ट कर लेते हैं और नन कर देते हैं, और यहाँ पर हम इसका 1000 एंटर कर देते हैं। तो ये देखिएगा कि ये 16,850 रुपये की टोटल एंट्री आ गई, और ये हमने कैश में से पे किया है। तो यहाँ पर हम कैश इन हैंड सेलेक्ट करते हैं, और मैंने मेन कैश मेंटेनेंस जो अकाउंट है वो अजहर अली ये दिया हुआ है, तो इस अकाउंट को सब लेजर सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पर मैं 16,850 क्रेडिट कर देता हूँ टोटल जो है। और जैसे ही ये मैंने क्रेडिट एंटर किया, ये देखें डेबिट और क्रेडिट वैल्यू बराबर हो गई हैं, और ये फील्ड्स जो हैं ये ग्रीन भी हो गई हैं, और यहाँ पर देखें तो ये हमारा ट्रांजैक्शन नंबर भी जनरेट हो गया है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करता तो ये देखें ये ट्रांजैक्शन नंबर हमारा जनरेट नहीं हुआ। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 900 लिख देता हूँ और डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है, तो ये देखें ये ट्रांजैक्शन की जो सम की जो फील्ड्स हैं ये दोनों हमारी रेड हो गई हैं, जो इंडिकेट कर रही हैं कि यहाँ पे कुछ अभी बैलेंस करने वाली चीज़ है, और उसके अलावा ट्रांजैक्शन नंबर भी जनरेट नहीं हुआ है। अब हम इस ट्रांजैक्शन को सेव करते हैं, तो ये ट्रांजैक्शन मिनिमम क्राइटेरिया डज नॉट मीट, ये एरर आ जाती है। ओके, अब यहाँ पर मुझे इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 850 की वैल्यू थी, ये मैंने बैलेंस कर दी, तो ये साथ ही ये ग्रीन भी हो गई हैं और ट्रांजैक्शन नंबर भी जनरेट हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो ये देखिएगा ट्रांजैक्शन जो है ये हमारी सेव हो जाएगी, और ये फॉर्म जो है हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने ट्रांजैक्शन सेव की, ट्रांजैक्शन सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आया, ओके करेंगे तो ये देखिएगा ये सारा जो फॉर्म है ये क्लियर हो गया। अब इस ट्रांजैक्शन को देखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हमारी डेटाबेस में पहुंच गई है। ये देखिए यहाँ पे हमारा प्रीवियस जो था वो 67 नंबर तक
ट्रांजैक्शन जनरेट थी और अभी की ये वाली ट्रांजैक्शन जो है ये हमारी यहाँ पर सेव हो गई है। ऑलराइट, वापस आते हैं। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि जैसे ही यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट होता है तो साथ में उसके एक टिक मार्क आ जाता है। उसके अलावा ये हमारी जब फील्ड जो हैं ये कलर चेंज होता है, जब डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं होता, जब ये ज़ीरो है तो ये ब्लू है, जैसे ही इनमें कोई वैल्यू आती है और डेबिट क्रेडिट बराबर होता है तो ये ग्रीन हो जाती हैं, और जब इनमें कोई वैल्यूज़ आती हैं और ये डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं होता तो ये रेड हो जाती हैं। इन दो चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, हम उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को देखते हैं। तो मैनेज रूल्स में जाके मैं यहाँ पे वो जो मैंने रूल डिफाइन किया वो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, एडिट रूल करते हैं। तो ये देखें यहाँ पर मैंने क्या किया है, फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। तो जो सेल्स मैंने करने हैं उनको मैंने सेलेक्ट किया, सिर्फ एक सेल पे अप्लाई करना है तो उसको सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट स्टाइल पे हम यहाँ पे आइकॉन सेट देंगे, और आइकॉन स्टाइल जो है वो हमने कस्टमाइज़ किया है। अब यहाँ पे हमने नीचे इसको डिफाइन किया है कि टिक मार्क होगा व्हेन वैल्यू इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अगर वैल्यू 1 या इससे बड़ी है तो ये टिक मार्क हो जाएगा। अच्छा, क्रॉस लगेगा कब, व्हेन इज़ लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। जब ये 0 के बराबर या उससे 1 से छोटी और 0 के बराबर या उससे बड़ी निकलती है तो यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा, और अगर 0 से कम है तो फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने शो आइकॉन ऑनली नहीं किया। अगर मैं शो आइकॉन ऑनली करूँगा तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन का नंबर साथ नहीं आएगा, सिर्फ आइकॉन आ जाएगा, टिक मार्क और क्रॉस का साइन। अदरवाइज़ जो है वो क्या होगा कि जब मैंने इसको चेक बॉक्स नहीं किया तो अभी मेरे यहाँ पे ट्रांजैक्शन का नंबर भी साथ आ जाता है और साथ वो टिक मार्क भी लग जाता है, और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई की हुई है। ऑलराइट, अब चलते हैं और ये देखें इसकी अप्लाई टू रेंज जो है वो सिर्फ E6 सेल दिया हुआ है। ओके, अब आते हैं हम इन दो सेल्स की तरफ। इनकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने की हुई है। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को चेक करते हैं मैनेज रूल्स। यहाँ पर मैंने 3 तरह के रूल्स डिफाइन किए हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के। सबसे पहले हम ब्लू को डिस्कस करते हैं जो कि करंट सिनेरियो में है। इसको हम एडिट रूल्स करते हैं। जब भी हमने रूल डिफाइन करना है तो डेफिनेटली हमें पहले न्यू रूल देना पड़ेगा, और उसमें जाके यही फॉर्म हमारे सामने खुलता है। तो हमने यहाँ पे यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन द वैल्यू सेल टू फॉर्मेट, तो ये हमने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा नीचे जो है वो एक फार्मूला बॉक्स खुल जाएगा। इस फार्मूला बॉक्स के अंदर हमने ये यहाँ पर एक एंड का फंक्शन अप्लाई किया है, इज इक्वल एंड F7 इज इक्वल 0। F7 0 है और G7 0 है, कॉमा लगा के, मतलब F7 भी 0 है और G7 भी 0 है। तो इस केस में हमने इसकी फॉर्मेटिंग क्या की है, ये हमने फंक्शन दे दिया। ये फंक्शन जब मीट होगा तो फॉर्मेट हम इसको करेंगे, बॉर्डर हमने डार्क ब्लू कलर का सॉलिड आउटसाइड बॉर्डर लगा दिया, और फिल जो है वो हमने लाइट ब्लू कलर कर दिया। ओके, ऑलराइट, अब हम डिस्कस करते हैं रेड। रेड में हमने वही फार्मूला की बेस पे हम इसको डिटरमिन कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया इज इक्वल F7 इज़ नॉट इक्वल G7। F7 और G7 आपस में बराबर नहीं है, तो उसकी फॉर्मेटिंग क्या होगी, लाइट रेड कलर हमने फिल किया है और बॉर्डर जो है वो डार्क रेड कलर से हमने सॉलिड बॉर्डर इसका लगा दिया है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं ग्रीन को। ग्रीन की एडिट रूल्स, और यहाँ पे भी हमने फार्मूला वो टाइप किया है एंड फंक्शन के साथ, इज इक्वल एंड F7 इज़ ग्रेटर दैन 0। पहली कंडीशन ये है कि यहाँ पे 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन साथ ये है कि F7 और G7 इक्वल होना चाहिए, यानी कि डेबिट क्रेडिट वैल्यूज़ जो हैं वो बराबर हैं। तो हमने उसका फॉर्मेट किया है डार्क ग्रीन कलर के साथ आउटसाइड बॉर्डर, और फिल जो है वो लाइट ग्रीन कलर किया है। ओके, ऑलराइट, इसको हमने अप्लाई कर दिया, और ये हमारे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम कर रही है जो आपने देखा। अब यहाँ पर मैं कुछ एंट्री करता हूँ जो फर्जी एंट्री है, तो कुछ भी लिख देता हूँ क्योंकि मुझे इस एंट्री को पोस्ट नहीं करना है। मैं कुछ भी फील्ड सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर कुछ भी अमाउंट दे देता हूँ। दूसरी एंट्री मैं नहीं सिलेक्ट करता क्योंकि मैंने ये पोस्ट ही नहीं करनी।
अब यहाँ पर इस एंट्री का मकसद ये है कि आपको जस्ट इस फॉर्म को, अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और आपने वो ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं करनी है और इस फॉर्म को ब्लैंक करना है, तो इसके लिए हमें ये क्लियर फॉर्म का बटन प्रेस करना है, तो ये हमारा फॉर्म जो है वो क्लियर हो जाएगा और दोबारा से एंट्री के लिए एनेबल हो गया। ऑलराइट, दो मेन फंक्शन है, एंट्री सेव करनी है या उसको क्लियर करना है, तो वो दोनों मैंने आपको करके दिखा दिए। अब चलते हैं इसके VBA की तरफ। ट्रांजैक्शन सेव करने के लिए कौन सा VBA मैक्रो रन होता है और फॉर्म क्लियर करने के लिए कौन सा VBA रन होता है। तो डेवलपर में जाएंगे। ऑलराइट, ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि डेवलपर फंक्शन जो है नॉर्मल एक्सेल के अंदर वो शो नहीं हो रहा होता, तो ये हमने यहाँ से जाके इसको फाइल में जाके ऑप्शंस और कस्टमाइज रिबन, यहाँ पे जाके ये डेवलपर की फील्ड जो है इसको चेक मार्क करके हमें शो करवाना होता है। ये नॉर्मली यहाँ पे चेक बॉक्स नहीं हुआ होता, तो इसलिए ये फील्ड शो नहीं होती। इसको चेक बॉक्स करके हम ओके करते हैं तो ये फील्ड यहाँ पे शो हो जाती है, ये टैब शो हो जाती है और इस टैब में जाके हम विजुअल बेसिक में जाएंगे। ये हमने चूँकि पूरा प्रोजेक्ट जो है वो रेडी किया हुआ है, तो इसके लिए मैंने सारे मॉड्यूल्स हैं वो यहाँ पे डिफ़ाइन किए हुए हैं, तो हम इन मॉड्यूल्स को डिस्कस करेंगे। कोई भी नया मॉड्यूल जो है वो इंसर्ट मैं यहाँ नहीं करूँगा, बट आपको बताने के लिए कि नया मॉड्यूल अपने को राइट करना है, कोई नई VBA कोडिंग करनी है, तो उसके लिए हम इंसर्ट पे जाके न्यू मॉड्यूल जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। अब मुझे न्यू मॉड्यूल नहीं चाहिए, यहाँ पे वो सारा मॉड्यूल जो है वो उसके फंक्शन डिफ़ाइन किए जाते हैं, तो ये मैं मॉड्यूल यहाँ से डिलीट कर दूँगा। हाँ, मॉड्यूल को आपने रीनेम करना है तो यहाँ से जाके हम इसका कोई भी ABC नाम हम कर देंगे, तो ये देखें यहाँ पर इसका नाम चेंज हो गया और फिर यहाँ पर हम उसको मॉड्यूल को डिफ़ाइन कर देंगे। तो अभी मुझे ये मॉड्यूल नहीं चाहिए तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ऑलराइट, अब हमें मॉड्यूल डिस्कस करना है सेव ट्रांजैक्शन का मॉड्यूल, तो ये हमारा सेव ट्रांजैक्शन का मॉड्यूल है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे। फंक्शन सब से स्टार्ट होता है, सब सेव ट्रांजैक्शन का फंक्शन, और ये सेव ट्रांजैक्शन जो है ये यहाँ पे नाम आ गया है। ऑलराइट, उसके बाद ये फंक्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है कि ये स्क्रीन की अपडेटिंग जो होती है ड्यूरिंग मैक्रो रन होने के, उसको डिसेबल करने के लिए ये कमांड जो है वो डिफ़ाइन की गई है। अब आगे आते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ डायमेंशन डिफ़ाइन की हैं, यहाँ से हमारा मेन मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है। डायमेंशन सोर्स रेंज सोर्स रेंज एज रेंज, सोर्स रेंज जो है वो एक रेंज होगी और डेस्टिनेशन रेंज जो है वो भी एक रेंज होगी एज रेंज। अच्छा जी, डायमेंशन हमने दी है लास्ट रो एज लॉन्ग, लास्ट रो जो है वो लॉन्ग एज लॉन्ग होगी, जहाँ तक भी हो जाएगी। अब इस शीट में हम देखते हैं हमने दो लास्ट रो, उसके बाद हम क्या करेंगे कि लास्ट रो डिफाइन करेंगे। इस फंक्शन में हमने दो लास्ट रोज जो हैं वो डिफाइन की हैं, लास्ट रो 1 एंड लास्ट रो 2। लास्ट रो 1 क्या है, शीट 9 डॉट सेल रोज डॉट काउंट, और कॉलम यहाँ पर हमने दिया है 4 डॉट एंड एक्सएलएफ डॉट रो। ये कमांड लिखी। अब इस कमांड को हम समझने की ये करती है। शीट 9 हमारी जो है वो ट्रांजैक्शन एंट्री फॉर्म की शीट है। अब हम ट्रांजैक्शन एंट्री फॉर्म की शीट पर वापस जाते हैं। ये शीट 1 बाय 1 इसको मॉड्यूल्स में डिस्कस करते जाते हैं। शीट 9 डॉट सेल रोज डॉट काउंट, हमें करना क्या है कि रोज़ काउंट करनी है, और कॉलम नंबर हमने दिया है इसको 4, तो कॉलम नंबर 4 हमारा बनता है डी कॉलम। तो यहाँ पर मैं ऐसे 4 भी लिख सकता हूँ और यहाँ पर मैं ऐसे डी कॉलम का रेफरेंस भी लिख सकता हूँ। इस कॉलम में क्या होगा कि डायरेक्टली हमारा कर्सर जो है वो इस कॉलम के एंड में जाएगा इधर, और फिर कंट्रोल अप की के साथ वापस आएगा, और जहाँ पर हमें ब्लैंक सेल नहीं मिलेगा, जहाँ तक डाटा फील्ड होगा उसको रो काउंट कर लेगा। अब करंट सिनेरियो में चूंकि हमारी D10 जो है वो लास्ट रो है, इसके अंदर डाटा फील्ड नहीं है, तो इस सिनेरियो में ये फंक्शन जो है वो D रो को लास्ट रो काउंट कर रहा है। ऑलराइट, सेकंड लास्ट रो हमने डिफाइन की है शीट 3 के अंदर, और शीट 3 हमारी है डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर भी हमने एक लास्ट रो डिफाइन की है, शीट 3 डॉट सेल रोज काउंट सेम, और फंक्शन यहाँ पे हमने कॉलम इसका 1 लिखा है, तो 1 कॉलम जो है वो ए होता है, तो मैं इसको यहाँ पर ए भी लिख सकता हूँ, और डॉट एंड एक्सएलएफ। तो ये क्या करेगा, ये हमारी जो डेटाबेस शीट है इसके ए कॉलम में एंड से वापस रीडिंग करेगा, और जहाँ तक डाटा राइट मिलेगा, रिटर्न डाटा मिलेगा, वो इसकी लास्ट रो होगी। इस केस में इसकी 174 लास्ट रो बन रही है।
ऑलराइट, अब आते हैं वापस मैक्रो पे। उसके बाद हमने रेंजेस सेट की हैं। सेट सोर्स रेंज 1, पहली रेंज हमने क्या दी है, शीट 9 डॉट रेंज D11 टू E एंड लास्ट रो। ई डी और ई कॉलम 11 से स्टार्ट होके लास्ट रो तक सिलेक्ट होगा। तो ये यहाँ से सिलेक्शन शुरू करेगा ई कॉलम को साथ मिलाते हुए लास्ट रो तक। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक दो एंट्रीज फिल कर देता हूँ। इस केस में हमारा जो ऐसा अगर हमने डाटा फिल किया हुआ है तो इस केस में हमारी लास्ट रो जो है वो 13 बन जाएगी। ऑलराइट तो ये फंक्शन इतना जो है सेट सोर्स रेंज 1 हमने सेट कर दिया और ये रेंज इस केस में यहाँ तक बनेगी। और अगर हमने यहाँ तक डाटा राइट किया हुआ है तो ये यहाँ तक सोर्स रेंज ऐसे बन जाएगी। ऑलराइट, उसके बाद सोर्स रेंज 2 हमने दी है शीट 9 डॉट रेंज E8 सेल, दिस सेल, इसको हमने फिक्स कर दिया कि एक ही सेल है। उसके बाद सोर्स रेंज 3 दी है शीट 9 डॉट रेंज E7, ये भी हमने कर दी, फिक्स कर दी। उसके बाद E6 जो ट्रांजैक्शन नंबर हमारा जनरेट होगा ऑटोमेटिकली, इसको भी हमने रेंज में डाला है, ये भी एक रेंज है। उसके बाद हमने डेबिट क्रेडिट के लिए अलग से एक सोर्स रेंज 5 डिफाइन की है और ये सेम ऐसी ही रेंज है जैसे हमने ये रेंज 1 डिफाइन की है। ये भी यहाँ से E11 से स्टार्ट हो गए जहाँ तक डाटा हमें रिटर्न मिलेगा इसकी बेस पे, तो वहाँ तक वो रेंज सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद हम इसकी डेस्टिनेशन रेंज सेलेक्ट करेंगे कि ये डाटा हमने लेके कहाँ जाना है। तो डेस्टिनेशन रेंज 1 हमने दी है शीट 3 डॉट रेंज C कॉलम एंड लास्ट रो 2+1 एंड D कॉलम एंड लास्ट रो 2 प्लस लास्ट रो 1 - 10। अब ये फंक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझते हैं। डेस्टिनेशन रेंज हमने शीट 3 में डिफाइन की है C कॉलम और D कॉलम में। तो शीट 3 हमारी डेटाबेस है, यहाँ पे हमने D और E कॉलम देखें, C और D कॉलम जो है ये हमारा जनरल लेजर और सब लेजर का कॉलम है, तो इसको हमने डिफाइन किया है। हमने स्टार्टिंग पॉइंट दिया है C एंड लास्ट रो 2+1। अब लास्ट रो 2 जो है वो हमने डिफाइन की थी इस शीट के अंदर यहाँ पर, तो इस केस में 174 लास्ट रो बन रही है, तो स्टार्टिंग पॉइंट बन रहा है C लास्ट रो 2+1 दिस। यहाँ से डाटा आना शुरू होगा, डाटा यहाँ पर कॉपी होगा, लेके आएगी वो। और साथ हमने D कॉलम भी मिलाया तो ये दोनों कॉलम की सिलेक्शन हो जाएगी। उसके बाद C कॉलम और D कॉलम हो गया। उसके बाद हमने उसका एंड पॉइंट दिया है लास्ट रो 2 प्लस लास्ट रो 1 - 10। अब हम इसको देखते हैं कि एंड कहाँ पे होना है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी, उसके बाद यहाँ की लास्ट रो अब 13 बन रही है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या होगा कि D 174 प्लस 13। अब यहाँ पर हम अगर 13 सेलेक्ट करते हैं तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ तक चलेगी 13 ऐड होने के बाद। जबकि हमारा जो डाटा है वो जस्ट 3 रोज़ में है। ऑलराइट, तो हमें क्या करना है, ये पहली 10 रोज़ जो हैं ये इसमें से माइनस करनी है ताकि लास्ट रो में जस्ट 3 ऐड हो। तो ये हमारा डाटा जो है वो यहाँ पर इस तरह से कॉपी हो जाता है। तो ये फिर 3 रोज़ में डाटा जो है फर्दर आगे वो कॉपी हो जाता है हमारा। ऑलराइट, डेस्टिनेशन रेंज 2 वो हमने सिर्फ ई कॉलम में दी है और ई कॉलम की हमने जितनी भी हमें वो फील्ड हैं उसमें हमने एक ही फील्ड रिपीट करनी है, तो इसलिए यहाँ पे हमने एक फील्ड कॉपी किया और उसके बाद रेंज हमने उसको मल्टीपल रोज़ की दे दी है कि वो एक ही फील्ड उधर रिपीट हो जाए। इसी तरह हमारी जो रेंज 3 है वो भी एक ही फील्ड हमने मल्टीपल रोज़ में कॉपी करनी है, तो वो हमने रेंज डिफाइन कर दी। शीट रेंज 4 डिफाइन कर दी और रेंज 5 जो है वो भी
डिफाइन कर दी कि लास्ट रो में और फर्दर आगे जितनी उसको सेकंड लास्ट रो 1 से जो मिली वो ऐड करके और उसमें से -10 करके वो उसका एंड पॉइंट जो है वो सर्च कर लेता है। अब हम फिर आगे हमने एक कंडीशन अप्लाई की है, इफ़ शीट 9 डॉट रेंज E6 डॉट वैल्यू इज़ नॉट एम्प्टी देन, अब E6 जो है ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे हमें ये हमने अब कंट्रोल लगाया है कि अगर हमारी कंडीशंस यहाँ पर मीट नहीं हो रही हैं और ये नंबर जनरेट नहीं हुआ है तो ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि अगर ये ब्लैंक नहीं है तो फिर डेस्टिनेशन रेंज 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल सोर्स रेंज डॉट वन वैल्यू, कि डेस्टिनेशन रेंज 1 में सोर्स रेंज 1 आ जाए, डेस्टिनेशन रेंज 2 में सोर्स रेंज 2 आ जाएगी, डेस्टिनेशन रेंज 3 में सोर्स रेंज 3 आ जाएगी, इसी तरह 4 में 4 आ जाएगी और 5 में 5 आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद क्या है, शीट 9 डॉट रेंज D11 टू G एंड लास्ट रो 1 + 1 डॉट क्लियर कंटेंट्स। तो ये जब डाटा कॉपी हो जाएगा, एम्प्टी नहीं है तो ये सारी रोज़ कॉपी हो गई, तो उसके बाद क्या होगा कि हमारी यहाँ से लेके ये लास्ट रो और ऐसे ये डाटा सिलेक्शन होके ये डाटा डिलीट हो जाना चाहिए। और फिर शीट 9 डॉट रेंज E7 टू E8 क्लियर कंटेंट्स, E7 और E8 भी क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, और जब ये फंक्शन अप्लाई हो जाएगा तो हमें एक मैसेज बॉक्स होगा, मैसेज बॉक्स ट्रांजैक्शन सेव्ड सक्सेसफुली। एल्स अगर ये एम्प्टी उसको मिलती है देन मैसेज बॉक्स शो होगा और वो मैसेज बॉक्स में लिखा हुआ हमें मिलेगा ट्रांजैक्शन मिनिमम क्राइटेरिया डज नॉट मीट। और उसके बाद हमने इफ़ फंक्शन जो है वो एंड कर दिया है, एंड इफ़। उसके बाद हमने यहाँ पे ये कमांड लिखी है शीट्स ट्रांजैक्शन एंट्री फॉर्म डॉट सेलेक्ट, उसके बाद रेंज E7 डॉट सेलेक्ट एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव। तो ये क्या करेगी कि ये कमांड रन होने के बाद हमें जहाँ पे कर्सर चाहिए होगा, ये उसकी कमांड हमने लिखी है कि हमें ट्रांजैक्शन एंट्री फॉर्म के E7 पे कर्सर चाहिए और साथ ही डाटा सेव हो जाना चाहिए। तो ये हमारा E7 है, यहाँ पे हमारा कर्सर आएगा वापस और डाटा सारा क्लियर हो जाएगा और हमारा Ctrl+S भी साथ ही प्रेस हो जाएगा। ऑलराइट, अब ये ट्रांजैक्शन एंट्री सेव करने का जो पूरा मॉड्यूल है वो आपके सामने है, आपको होपफुली समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर ट्रांजैक्शन हमने पोस्ट नहीं करनी और फॉर्म क्लियर करना है तो उसके लिए ये क्लियर फॉर्म की कमांड है। इसमें हमने फंक्शन डिफाइन किया है सब क्लियर फॉर्म और शीट 9 डॉट रेंज D11 टू G20 इस बेस टू बेस मैक्सिमम डाटा के लिए हमने इतना ही अलाउ किया, तो इसलिए मैंने ये सारी रेंज सेलेक्ट कर दी है। तो ये जो है ये डाटा सेलेक्ट हो जाएगा, डॉट क्लियर कंटेंट्स ये क्लियर हो जाएगा। और उसके अलावा शीट 9 डॉट रेंज E7 और E8 क्लियर, E7 और E8 मुझे क्लियर करना है तो ये हमने लिख दिया। और फिर उसके बाद मुझे कर्सर चाहिए शीट्स ट्रांजैक्शन एंट्री डॉट सेलेक्ट E7 के ऊपर और साथ में Ctrl+S। तो ये दैट्स इट, ये इतना सा फंक्शन है, ये बहुत छोटा सा फंक्शन है फॉर्म क्लियर करने के लिए, क्योंकि इसने डाटा कहीं लेके नहीं जाना, जस्ट डिलीट ही करना है, तो ये डिलीट करने का ही फंक्शन लिखा हुआ है। ऑलराइट, अब मैं ये VPF बंद करता हूँ और यहाँ पर पहली फील्ड में बता चुका हूँ कि मैक्रो बटन डिफाइन कैसे होता है और फिर उसको मैक्रो साइन कैसे होता है, वो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। और यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ कि सेव ट्रांजैक्शन पे हम राइट क्लिक करेंगे इस बटन के ऊपर, असाइन मैक्रो करेंगे और यहाँ पे हम दिस वर्कबुक अगर करेंगे तो इसमें जितने मॉड्यूल्स डिफाइंड हैं वो सारे मॉड्यूल सामने आ जाएंगे। और मुझे यहाँ पे सेव ट्रांजैक्शन का मॉड्यूल अप्लाई करना है तो ओके कर दूँगा, तो ये यहाँ पे इसका लिंक जनरेट हो गया। अब इस मैं बटन को प्रेस करूँगा तो मेरा मॉड्यूल जो है वो रन हो जाएगा। इसी तरह क्लियर फॉर्म के लिए राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो और क्लियर फॉर्म का मॉड्यूल जो है वो असाइन कर देंगे, ओके, और यहाँ पर भी फंक्शन बन गया। ऑलराइट, अब हम चलते हैं अपनी ट्रांजैक्शन जो हमने सेव कर ली उसका प्रिंट आउट निकालने की तरफ। तो डेटाबेस ऐसी शीट है जिसको हमने छेड़ना कोई नहीं है, इसके बाद फर्दर इसमें तो जस्ट डाटा आता जाना है और इसको हमने कुछ नहीं करना। यहाँ से हम ना वो प्रिंट करेंगे ना कुछ करेंगे, यहाँ से डाटा हम ड्रिल आउट किया करेंगे और उसको प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये एक बेसिक सा फंक्शन डिफाइन किया है कि हमें किस डेट से किस डेट तक डाटा प्रिंट करना है या किस ट्रांजैक्शन नंबर से किस ट्रांजैक्शन नंबर तक डाटा सामने लाना है, देखना है, व्यू करना है, ओके। और फिर वो उसका डाटा यहाँ पर हमें नीचे शो होगा।
ऑलराइट, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं डेट दे देता हूँ 1 मई से 8 मई तक मुझे डाटा चाहिए और ट्रांजैक्शन नंबर मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ और इस व्यू ट्रांजैक्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैक्रो मैंने साइन किया हुआ है तो ये मैक्रो काम करेगा। व्यू मैक्रो व्यू ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ये देखिए ये 1 मई से 8 मई तक जितनी भी ट्रांजैक्शन एंटर हुई हैं उन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड यहाँ पर सामने आ गया। ऑलराइट, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक डेट की ट्रांजैक्शन देखना चाहता हूँ तो ये मैं जस्ट वो डेट दे दी, वो ट्रांजैक्शंस करता हूँ तो जस्ट 8 मई की जो ट्रांजैक्शन है वो व्यू हो गई। ऑलराइट, अगर मुझे डेट से ट्रांजैक्शन नहीं सर्च करनी, फॉर एग्जांपल मैंने कोई जीएल रन किया हुआ है और उस जीएल में मुझे एक ट्रांजैक्शन का नंबर नज़र आ रहा है कि ये नंबर ट्रांजैक्शन है, ये मुझे सिर्फ ये ट्रांजैक्शन व्यू करनी है, तो उस ट्रांजैक्शन का नंबर मैं यहाँ पर एंटर कर दूँगा। फॉर एग्जांपल मैं 65 नंबर ट्रांजैक्शन एंटर कर देता हूँ और इसको व्यू ट्रांजैक्शन करता हूँ तो ये मेरी 65 नंबर ट्रांजैक्शन व्यू हो गई। फॉर एग्जांपल मल्टीपल मैंने नंबर से सिलेक्ट करनी है तो 65 to 68 कर देता हूँ और व्यू ट्रांजैक्शंस करता हूँ तो ये 65 to 68 ट्रांजैक्शंस सारी ट्रांजैक्शंस हैं वो सामने आ जाती हैं। ऑलराइट, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये फंक्शन कैसे काम करता है और ये डाटा ड्रिल आउट होके कैसे हमारे सामने आता है। तो इसके लिए फिर से वही हमारा विजुअल बेसिक पे जाएंगे और यहाँ पर मैंने ट्रांजैक्शन व्यू का मॉड्यूल डिफाइन किया है, ये मॉड्यूल। ऑलराइट, इस मॉड्यूल की हम बात करते हैं तो ये पहले हमने फंक्शन स्टार्ट किया सब ट्रांजैक्शन व्यू, उसके बाद ये स्क्रीन अपडेटिंग ब्लॉक की, उसके बाद हमने डायमेंशन डिफाइन की कि हमें इसमें लास्ट रो की ज़रूरत पड़ेगी, हमें सम रेंज की ज़रूरत पड़ेगी और सम वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। लास्ट रो एज लॉन्ग होती है और सम रेंज जो है वो एज ए रेंज ही होती है और वैल्यू जो होती है वो एज ए डबल होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर हमने लिखा है डॉट रेंज N6। अब ये बात करता है कि हम जिस शीट के ऊपर हमने ये मॉड्यूल डिफाइन किया हुआ है उसी की बात कर रहे हैं। तो हम जाते हैं यहाँ पे डाटा एंट्री ट्रांजैक्शन एंट्री फॉर्म के ऊपर, तो यहाँ पर N6 से स्टार्ट हो रहा है, N6 सेलेक्ट है। उसके बाद रेंज सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट सेलेक्ट। उसके बाद दूसरा क्या है, रेंज सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल टू राइट डॉट सेलेक्ट और उसके बाद सिलेक्शन डॉट क्लियर कंटेंट्स। अब ये फंक्शन हम समझते हैं कि ये फंक्शन होता कैसे। ये फंक्शन काम ये करेगा कि सबसे पहले यहाँ पर कर्सर आएगा हमारा, उसके बाद यहाँ से शिफ्ट कंट्रोल और डाउन की प्रेस करके ऐसे सिलेक्शन हो जाएगी और उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल और राइट की प्रेस करके ऐसे सिलेक्शन हो जाएगी। ये हमारी टोटल सिलेक्शन है जो हमने यहाँ पर दो फंक्शंस में डिफाइन की है। और डॉट क्लियर कंटेंट्स मतलब इसको डिलीट, तो ये डाटा हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद शीट्स डेटाबेस डॉट शीट और उसका जे सेल। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम जाते हैं डेटाबेस का और डेटाबेस का जे सेल, ये J6 यहाँ पर कर्सर है। ओके, और फिर यहाँ से भी सिलेक्शन है हमारी J6 से शिफ्ट कंट्रोल डाउनवर्ड और शिफ्ट कंट्रोल राइटवर्ड। तो ये जो सिलेक्शन होगी वो सारी सिलेक्शन क्लियर कंटेंट्स ये भी डिलीट हो जानी चाहिए। उसके बाद शीट्स डेटाबेस डॉट सेलेक्ट J4 to M4 डॉट सेलेक्ट, J4 to M4 हमने सेलेक्ट करना है और सिलेक्शन डॉट क्लियर कंटेंट्स करने हैं। तो यहाँ से J4 to M4 ये हमने सेलेक्ट करके इसको भी डिलीट कर देना है। ये सारा काम क्या है कि जो हमने पहले डाटा यहाँ पर आया हुआ है उस डाटे को क्लियर कर देना है सारा, हमें उस डाटे की ज़रूरत नहीं है, हमें नए सिरे से नए क्राइटेरियाज देने और उन क्राइटेरियाज के मुताबिक डाटा लेके आना है। उसके बाद ऑलराइट, अब हम यहाँ बात करते हैं आगे। मैंने इफ़ की कंडीशंस अप्लाई की हैं। इफ़ शीट 9 डॉट रेंज N4 डॉट वैल्यू इज़ नॉट एम्प्टी देन, अब शीट 9 में N4 की हम वैल्यू देखते हैं। शीट 9 हमारी ये है और इसमें N4 ये है, इसकी वैल्यू हमने देखी है इज़ नॉट एम्प्टी, इसके इसमें तो एम्प्टी है। अगर ये एम्प्टी ना हो तो देन शीट 3 डॉट रेंज J4 डॉट वैल्यू,
तो शीट 3 में J4 की जो वैल्यू है वहाँ पे जाए, ये J4 है इसकी वैल्यू। अब इसका करना क्या है, इज इक्वल, हमने इन्वर्टेड कॉमा लगा के ग्रेटर देन आर इक्वल की साइन सेलेक्ट करके इसको हार्ड कोड किया है कि ये टेक्स्ट हमें चाहिए, एंड शीट 9 डॉट रेंज N4 डॉट वैल्यू, ये टेक्स्ट चाहिए, ये टेक्स्ट जो हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डिफाइन कर दिया है, और उसके बाद N4 शीट 9 में N4 की जो वैल्यू है साथ में वो वैल्यू चाहिए। तो ये हमारी वैल्यू जो है, ये वैल्यू ये ग्रेटर देन आर इक्वल के साइन के साथ J4 में फिल हो जाए। एल्स, और अगर वो ब्लैंक मिलता है तो शीट 3 डॉट रेंज J4, शीट 3 की J4 की जो रेंज है वो हमें एम्प्टी मिल जाए। ऑलराइट, ये काम अब देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अगर मैंने ये कुछ नहीं लिखा हुआ है इधर, सॉरी जहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा है फ्रॉम डेट में, तो ये डेटाबेस में मेरा J4 कॉलम सेल जो है ये खाली आएगा, और अगर मैंने वहाँ पे कुछ लिखा है तो वही वैल्यू इधर आ जाएगी, बट उसके आगे ग्रेटर देन आर इक्वल का साइन ऐड हुआ होगा। इसी तरह दूसरी बात करते हैं O4 की, जो डेट 2 है, तो वो भी अगर ब्लैंक नहीं है तो उस पर हमने जहाँ पे सिर्फ चेंज ये किया कि लेस देन आर इक्वल का फंक्शन साथ ऐड किया है, अदरवाइज वो भी ब्लैंक। उसके बाद हम, और ये फ्रॉम डेट और टू डेट हमारी आ गई। उसके बाद अगली हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर पे। जब हम फ्रॉम ट्रांजैक्शन नंबर की बात करेंगे तो वो P4 में वैल्यू होगी, और उसको हम P4 की वैल्यू को हम L4 में लेके आएंगे और उसके साथ ग्रेटर देन और इक्वल की साइन ऐड करेंगे, और अगर वो ब्लैंक है तो ब्लैंक हो जाएगी। इसी तरह Q4 की वैल्यू जो है वो हम M4 में लेके आएंगे और उसके साथ लेस देन और इक्वल की साइन ऐड करेंगे, और अगर वो वैल्यू ब्लैंक है तो वो ब्लैंक आ जाएगी। ऑलराइट, होपफुली यहाँ तक आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। और ये हमारा है फ्रॉम डेट ऐसे डिफाइन हुई, टू डेट, और फ्रॉम ट्रांजैक्शन नंबर टू ट्रांजैक्शन नंबर। उसके बाद हमने आगे क्या करना है, एडवांस फिल्टर अप्लाई करना है। एडवांस फिल्टर पे हमने क्या किया है, यहाँ से हमने इसको दिया है डेटा, और यहाँ पर हमने जब इसको डाटा दिया है तो ये देखिए हमने रेंज दिया है, रेंज इज इक्वल टू A6 टू G 100,000। तो ये A6 टू G 100,000, तो ये G कॉलम सेलेक्ट करते हुए ऐसे 100,000 जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक सारी सिलेक्शन हो जाएगी डाटा की। तो ये हमने उसको रेंज दे दिया कि इसमें से डाटा जो है वो लेके आना है। अब यहाँ पे लास्ट रो का फंक्शन भी अप्लाई हो सकता था, तो अभी चूंकि मैंने इसका लास्ट रो फंक्शन अप्लाई किया नहीं हुआ, इसलिए मैंने एक रेंज दे दी है कि 100,000 तक जो लिखा हुआ है वो सारा आ जाएगा। अच्छा, इस रेंज में से क्या करना है, डॉट एडवांस फिल्टर, और एक्शन क्या लेना है, फिल्टर कॉपी करना है, डॉट क्राइटेरिया रेंज, किस क्राइटेरिया के तहत उसको कॉपी करना है, तो वो क्राइटेरिया रेंज हमने उसकी दी है रेंज J3 टू M4। तो ये हमारा J3 यहाँ से स्टार्ट होगा और M4 यहाँ तक हमने क्राइटेरिया दिया। अब देखें, जब हम क्राइटेरिया फिल कर रहे थे ये वाला, तो यहाँ पे हम सिर्फ रो नंबर 4 की बात कर रहे थे, बट क्राइटेरिया अप्लाई करते हुए हमें इसकी हेडिंग साथ अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर पहले फंक्शन पूरा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा, कॉपी टू रेंज होगा, और कॉपी रेंज हमने उसको दे दिया है J6 टू P 100,000। तो ये यहाँ से J6 से लेके यहाँ तक डाटा जो है और नीचे को जितना भी डाटा वो कॉपी हो जाएगा हमारा यहाँ पर एडवांस फिल्टर के तहत। ऑलराइट, अब हम एडवांस फिल्टर फंक्शन को ज़रा डिस्कस करते हैं कि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि एडवांस फिल्टर एक ही शीट के अंदर अप्लाई हो सकता है, आप चाहे डाटा कॉपी करें या चाहे जस्ट फिल्टर करें, तो वो विद इन शीट ही कॉपी हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि मैं डेटाबेस में से फ़िल्टर अप्लाई करूं और ट्रांजैक्शन जो है वो डाटा उठा के सीधा ट्रांजैक्शन एंट्री फॉर्म के ऊपर ले जाऊं। ऐसा एडवांस फिल्टर काम नहीं करता। एडवांस फिल्टर अगर कॉपी करेगा भी डाटा तो वो इसी शीट में से कुछ कॉलम्स का डाटा, जितने कॉलम्स आप चाह रहे हैं उसको उठा के दूसरे कॉलम्स में पेस्ट कर देता है। दूसरी बात यह है कि जिन क्राइटेरिया के तहत हम डाटा फिल्टर करना चाह रहे हैं उनकी हेडिंग जो है वो एग्जैक्टली आपकी बेसिक डाटा की हेडिंग के साथ आइडेंटिकल होनी चाहिए, सेम टू सेम होनी चाहिए। जैसे ये मैंने ट्रांजैक्शन नंबर की बात की है तो मैंने यही इधर कॉपी पेस्ट किया है ताकि इसमें आइडेंटिकल ये हो। और इसी तरह डेट की बात की है तो ये डेट फ्रॉम टू यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, अदरवाइज़ ये मेरा फंक्शन यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा।
यहाँ पर क्या आएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल और लेस देन आर इक्वल, तो वो क्या करेगा कि डेट्स को मेजर करेगा कि इस डेट से ग्रेटर और इस डेट से लेस या इक्वल, और इन डेट के बीच में डाटा है वो फिल्टर होगा। इसी तरह जब ट्रांजैक्शन नंबर दिया तो इन ट्रांजैक्शन नंबर्स के बीच में जो डाटा है सिर्फ वही कॉपी होगा। ऑलराइट, आगे चलते हैं जी हम। उसके बाद हमने ये क्या किया है, रेंज J6 डॉट सेलेक्ट, उसके बाद रेंज, अब ये हम सिलेक्शन ही कर रहे हैं सेम अगला फंक्शन। पहले हमने ये सिलेक्शंस करके डाटा डिलीट किया था, अब हम क्या करेंगे कि ये डाटा जब इधर निकल आया तो फिर यहाँ से ऐसे और उसके बाद मतलब शिफ्ट कंट्रोल डाउन और शिफ्ट कंट्रोल राइट, शिफ्ट कंट्रोल डाउन और शिफ्ट कंट्रोल राइट, इस तरह ये डाटा हमारा जो जहाँ तक आया होगा वो सारा डाटा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। और इस सिलेक्शन को कॉपी कर लें, उसके बाद शीट्स ट्रांजैक्शन एंट्री डॉट सेलेक्ट, जो ट्रांजैक्शन एंट्री फॉर्म की शीट है ये वाली, ये शीट हमारी सिलेक्ट हो जाएगी, ये शीट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे रेंज N6 डॉट सेलेक्ट, N6 रेंज ये वाली जो है ये सिलेक्ट हो जाए। देन एक्टिव शीट डॉट पेस्ट, यहाँ पर ये डाटा पेस्ट हो जाए। तो ये हमारा फंक्शन जस्ट ये काम करेगा कि यहाँ से ऐसे शिफ्ट कंट्रोल डाउन और शिफ्ट कंट्रोल राइट ऐसे करके, सॉरी यहाँ से शिफ्ट कंट्रोल डाउन, शिफ्ट कंट्रोल राइट और कंट्रोल C कॉपी, और उसके बाद एंट्री ट्रांजैक्शन फॉर्म के ऊपर आकर यहाँ पर कंट्रोल V पेस्ट, यहाँ पर डाटा पेस्ट हो जाएगा सेम एज इट इज, यहाँ पर डाटा आ जाएगा। ये फंक्शन यहाँ तक काम कर देगा। उसके बाद हमने क्या किया है, लास्ट रो डिफाइन की है, जो हमने ऊपर डायमेंशन दी हुई थी लास्ट रो की, अब मुझे यहाँ पर आकर जरूरत पड़ी। लास्ट रो इज इक्वल टू शीट 9 डॉट सेल रोज डॉट काउंट पी कॉलम एंड एक्सएलएफ। तो क्या है कि ये हमारा जो पी कॉलम है इसके एंड में कर्सर जाएगा और यहाँ से कंट्रोल अप की के साथ वापस आएगा, और जहाँ पर उसको डाटा लिखा हुआ मिलेगा वो लास्ट रो कंसीडर करेगा। जैसे इस केस में रो नंबर 18 हमारी लास्ट रो बन रही है, तो ये फंक्शन जो है ये इस कॉलम में पी कॉलम के अंदर लास्ट रो ढूंढ लेगा। ऑलराइट, देन हम क्या करते हैं, सेट सम रेंज 1, रेंज 1 जो है वो सम के लिए हमने रेंज 1 डिफाइन की और सम के लिए रेंज 2 हमने डिफाइन की। सम रेंज 1 हमने क्या डिफाइन की है, रेंज S7 टू S एंड लास्ट रो, ये S कॉलम है और इसको हमने S7 से स्टार्ट लेके लास्ट रो तक, जैसे इस केस में 18th रो लास्ट बन रही है तो यहाँ तक ये रेंज सम होगी। ऑलराइट, रेंज 2 जो है वो T कॉलम की है, सेम इट इज़, ये यहाँ से यहाँ तक सम होगी। देन सम वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, सम वैल्यू इज इक्वल टू वर्कशीट फंक्शन डॉट सम, वर्कशीट फंक्शन सम अप्लाई करना है और सम रेंज 1 को अप्लाई करना है। देन ये फंक्शन तो हो गया, सम वैल्यू तो कैलकुलेट हो गई, और इस वैल्यू को दिखाना किधर है, सेल्स लास्ट रो +1 और कॉलम इंडेक्स हमने उसको दिया है S डॉट वैल्यू, यानी कि S कॉलम की लास्ट रो से अगला सेल, ये S कॉलम की लास्ट रो बन रही है इस केस में, तो इससे अगला सेल ये, यहाँ पर हमें सम वैल्यू दिखानी है। इसी तरह सम वैल्यू 2 जो है वो हमने कैलकुलेट की है, सम वैल्यू इज इक्वल टू वर्कशीट फंक्शन डॉट सम, सम रेंज 2 और लास्ट रो +1 T कॉलम के अंदर सम वैल्यू 2 हमारी आ गई। और उसके बाद हमने एक और वैल्यू फिक्स की है, सेल्स लास्ट रो +1 N कॉलम, यानी कि ये N कॉलम जो है इसकी एक रो आगे जो है वो हमने टोटल, और उसके साथ ये 3-4 साइंस जो हैं एरो साइंस की हमने इंसर्ट कर दी और इनको हार्ड कोड कर दिया इन्वर्टेड कॉमा से कि ये एज इट इज़ लिखी हुई आ जाए। तो ये ऐसे यहाँ पर ये फिर बाद में सबसे एंड में जाके इनके टोटल्स ऐड हो जाते हैं, और उसके बाद मुझे लास्ट में वही है कि कर्सर कहाँ पे चाहिए, N6 के ऊपर कर्सर चाहिए और कंट्रोल S प्रेस करना है, तो मेरा कर्सर इधर आ जाएगा और कंट्रोल S प्रेस हो जाएगा। तो ये मेरा फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये लास्ट रो हाईलाइट करने की, क्योंकि उस फंक्शन के अंदर हमने कोई भी हाईलाइट जो है वो डिफाइन नहीं किया हुआ, तो वो जस्ट यहाँ पे ये हमारा टोटल लिखा हुआ आ जाएगा और इस तरह ये डेबिट क्रेडिट का सम लग जाएगा, बट ये सेम इसी फार्मेटिंग में ही होगा। तो बल्कि यहाँ पर भी हमने फार्मेटिंग की हुई है, इधर भी फार्मेटिंग नहीं होगी, जैसे ये ब्लैंक हैं और ग्रेड लाइंस विजिबल नहीं है, इसी तरह डाटा कॉपी होगा। तो अब मैंने यहाँ पर इनको ये लाइनें शो करवाने के लिए और ये लास्ट रो को हाईलाइट और बोल्ड करने के लिए मैंने की है कंडीशनल फार्मेटिंग।
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, मैनेज रूल्स में जाएंगे, न्यू रूल्स में जाके हमने वो रूल्स डिफ़ाइन करने हैं। अभी मैंने डिफ़ाइन किए हुए हैं तो हम उनको मैनेज रूल्स में जाके जस्ट व्यू करते हैं। मैनेज रूल्स में जाते हैं, पहले हम बात करते हैं ये वाइट रोज़ और उनके डॉटेड बॉर्डर की। तो ये एडिट रूल करके हम देखते हैं। फार्मूले की बेस पे ही हमने ये डिसाइड किया है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करनी है। फार्मूला हमने लिखा है कि O7 इज़ नॉट ब्लैंक, ओ कॉलम, ये हमने बात की है और 7 से हमने इसको स्टार्ट किया है। और देखें हमने कॉलम फिक्स कर दिया है क्योंकि हमको ये फॉर्मेटिंग नीचे की तरफ कॉपी करनी है, तो इसलिए हमने कॉलम फिक्स कर दिया और रो को फिक्स नहीं किया, ये ब्लैंक नहीं है। देन फॉर्मेट हमने क्या करना है, फिल हमने कुछ नहीं देना, बॉर्डर जो है वो हमने ब्लू कलर का डॉटेड लाइन बॉर्डर, अपर बॉर्डर और बॉटम बॉर्डर हमने इसका लगा दिया। अब जहाँ जहाँ पर भी इसको ओ कॉलम ब्लैंक नहीं मिलेगा वो वहाँ पर डॉटेड बॉर्डर लगा देगा। ऑलराइट, दूसरी बात करते हैं अब ये हाईलाइटेड और फील्ड सेल की। इस रूल को हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमने रूल डिफाइन किया एंड फंक्शन के साथ, एंड O7 इज इक्वल ब्लैंक, O7 हमारा अगर ब्लैंक है और N7 इज नॉट ब्लैंक, N7 ब्लैंक नहीं है, देन फॉर्मेटिंग क्या होगी कि बॉर्डर हमारा थिक बॉर्डर आउटसाइड ब्लू कलर में, और फिल हमने कर दिया उसका लाइट ब्लू कलर, और फॉन्ट हमने उसको कर दिया बोल्ड, और फॉर्मेटिंग उसकी हमने नंबर में कर दी अकाउंटिंग, ठीक है। और सिंबल हमने साथ कुछ भी नहीं लगाई। अगर हम यहाँ पर डॉलर या रुपीज़ या कोई भी चीज़ शो करवाना चाहें तो वो हम यहाँ पर सिंबल्स भी लगा सकते हैं। मैंने सिंबल्स यहाँ पर कोई नहीं लगाई। ऑलराइट, ओके, अप्लाई करेंगे तो ये जैसे ही हमारी ये यहाँ पर चेंजिंग आएगी उसी हिसाब से हमारी फॉर्मेटिंग जो है वो भी चेंज होती जाएगी। तो अब देखें कि ये कंडीशन, यहाँ तक ये कंडीशन मीट हो रही है कि हमारा ओ कॉलम जो है वो ब्लैंक नहीं आ रहा है, तो ये सारे यहाँ पर ये लग रहा है। और यहाँ पर आके बात क्या हुई है, इसीलिए मैंने यहाँ पर टोटल भी इस कॉलम के अंदर लगवाया था। और इसका सिलेक्शन में भी बड़ा क्राइटेरिया कि जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं और यहाँ से मुझे ये सारा डाटा डिलीट करना है, तो यहाँ से ये देखें मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ तो लास्ट रो तक सेलेक्ट हो गया और इधर को सेलेक्ट किया तो ये सेलेक्ट हो गया। इसलिए ये मैंने पहले कॉलम के अंदर टोटल लिखा है। इसको लिखने को मैं यहाँ भी लिख सकता था, यहाँ भी लिख सकता था, यहाँ भी लिख सकता था, तो इसलिए ये मैंने यहाँ पे पहले कॉलम में राइट किया। ऑलराइट, और यहाँ पर आके दूसरी कंडीशन मीट होती है कि हमारा ये N कॉलम जो है वो ब्लैंक नहीं है, जबकि O कॉलम ब्लैंक है। तो फिर वो क्या करता है, इसको हाईलाइट कर देता है, बोल्ड कर देता है और फिल कर देता है कलर को, और बॉर्डर जो है वो चेंज कर देता है, और फॉर्मेट जो है वो भी सारा चेंज कर देता है। तो इस तरह ये मैंने शो करा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रिंट ट्रांजैक्शन पे। ट्रांजैक्शन पे हम प्रिंट ट्रांजैक्शन पे जाते हैं, तो ये इस तरह इसका सामने प्रिंट प्रीव्यू आ गया, और प्रिंट प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ से इसका प्रिंट आउट आ जाएगा। क्लोज प्रिंट प्रीव्यू हमने कर दिया। अब डिस्कस करते हैं प्रिंट ट्रांजैक्शन का मॉड्यूल। उससे पहले वही चीज़ कि ये बटन मैंने डिफ़ाइन किया शेप इंसर्ट करके, और उसके बाद उसको असाइन मैक्रो कर दिया, व्यू ट्रांजैक्शन का मैक्रो, ट्रांजैक्शन व्यू मैक्रो, ये वाला ये मैक्रो हमने इसको असाइन कर दिया, और ये हमारा फंक्शन जो है वो अप्लाई हो गया। अब प्रिंट ट्रांजैक्शन के लिए हमारा फिर से एक मॉड्यूल है, विजुअल बेसिक ट्रांजैक्शन प्रिंट। ट्रांजैक्शन प्रिंट का मॉड्यूल अब हम देखते हैं। तो ट्रांजैक्शन प्रिंट के मॉड्यूल में वही है, डायमेंशन प्रिंट रेंज एज स्ट्रिंग। हमने उसको प्रिंट रेंज जो है वो फार्मूले से एक डिफाइन करके दी है, और आगे फिर हम उसका प्रिंट रेंज डिफाइन कर रहे हैं। प्रिंट रेंज इज इक्वल टू शीट 9 डॉट रेंज N32 T कॉलम एंड शीट 9 डॉट रेंज T 90,999 एंड एक्सेल अप। अब यहाँ पर भी मैंने क्योंकि लास्ट रो जो है वो डिफाइन नहीं की हुई, तो अब ये हम देखते हैं कि सिलेक्शन इस बेस पे क्या बनती है। तो वो आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर वो क्या है कि हमने N32T, तो N3 मेरा यहाँ पे है क्योंकि मुझे यहाँ पे ये क्राइटेरिया भी साथ प्रिंट कराना है कि मैंने ये ट्रांजैक्शन जो व्यू की हैं वो प्रिंट किस क्राइटेरिया के तहत की हुई हैं। तो अगर मैंने डेट्स पे दिए तो यहाँ पे डेट साथ प्रिंट हो जाएंगी, अगर मैंने ट्रांजैक्शन नंबर से प्रिंट की तो ट्रांजैक्शन नंबर साथ प्रिंट हो जाएंगी। तो ये क्राइटेरिया मुझे साथ प्रिंट करवाना है साथ उसके, तो इसलिए मैंने प्रिंट रेंज उसको N3 से स्टार्ट की है, N32 T कॉलम, और फिर मैंने लिखा है कि T कॉलम के 99,000 यानी 100,000 या यहाँ से भी कहीं पे पीछे एंड पे कर्सर चलाएगा, और वहाँ से कंट्रोल अप की प्रेस करते हुए ऊपर आएगा, और जहाँ पे उसको ब्लैंक नहीं मिलेगा उधर तक की सिलेक्शन करनी है। तो इस केस में यहाँ पर अगर कर्सर रुकता है तो ये फिर हमारी रेंज यहाँ से सिलेक्शन की N से लेके ऐसे ये हमारी
सिलेक्शन रेंज बनती है। ये हमारी प्रिंट रेंज आ गई। फिर हमने उसको क्या किया है जी, शीट 9 डॉट पेज सेटअप किया है प्रिंट एरिया के लिए। डॉट प्रिंट एरिया मतलब हमने कितना एरिया प्रिंट करना है वो हमने उसको दे दिया कि जितनी हमने प्रिंट रेंज डिफाइन की है वो उस पर प्रिंट होगी। उसके बाद हमने क्या किया, शीट 9 डॉट पेज सेटअप डॉट जूम इज इक्वल टू फॉल्स। तो अब ये जूम हमने फॉल्स कर दिया कि हमने उसको जूम करना ही नहीं है। उसके बाद क्या है, शीट 9 डॉट पेज सेटअप या डॉट फिट टू पेज वाइड इज इक्वल 1, यानी कि ये हमारा डाटा के जितने भी कॉलम्स हैं ये हमें सारे एक ही पेज के ऊपर दिखाने हैं। तो उसके लिए मैंने ये किया है कि फिट टू पेजेस वाइड वन पेज, कि ये इसकी वाइड विड्थ जो है वो एक पेज पे फिट करनी है। देन फिट टू पेजेस टॉल, ऊपर से नीचे की तरफ हमने उसको फॉल्स कर दिया है कि उधर कोई फिटिंग नहीं करनी, अगर नेक्स्ट पेज पे जा रही है तो चली जाए। और फिर उसके बाद हमने प्रिंट टाइटल, जो हमने रोज़ रिपीट करनी है वो हमने उसको दी है कि नेक्स्ट पेज पे जब डाटा जाएगा तो उस पेज के ऊपर टाइटल क्या प्रिंट होगा, कौन सी रोज़ जो है वो प्रिंट रिपीट होंगी। तो वो हमने 6 नंबर रो जो है ये वाली, ये हमने हेडिंग की, मेन हेडिंग की जो रो है वो हमने वहाँ पे रिपीट करवा देनी है। देन शीट 9 डॉट प्रिंट आउट क्या लेना है, एक प्रिंट आउट, एक पेज से मैंने 1000 तक तकरीबन पेज लिए हुए हैं। उसके बाद उसकी कॉपीज़ कितनी लेनी है, उसके प्रीव्यू कितने लेने हैं, और फिर हमने क्या करना, और एंड में फॉल्स, ये कमांड हमने यहाँ पर दी हुई है और फंक्शन एंड कर दिया है। दैट्स इट। अब ये फंक्शन जो है ये हमारा हमने इस बटन के साथ मैक्रो असाइन कर दिया, इसका असाइन मैक्रो, और प्रिंट ट्रांजैक्शन प्रिंट, देयर इज ट्रांजैक्शन प्रिंट, ये ट्रांजैक्शन प्रिंट, और ओके ये हमने अप्लाई कर दिया। अब इसको हम जब क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से हमारा प्रिंट प्रीव्यू आ जाता है। ऑलराइट, मेरा ख्याल है ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा डेटाबेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड सेव है उसमें से अगर हमने जर्नल लेजर का कोई रिकॉर्ड व्यू करना है, कोई एक लेजर प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा और वो हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखते रहिए हमारी इन वीडियोस को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हैं तो कमेंट करें, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। थैंक यू, गुड बाय।